जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मयंक पवार आपका एक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व युद्ध प्रथम, दुनिया का पहला ऐसा युद्ध जिससे विश्व को काफ़ी हानि होती है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज़्यादा सैनिक दल मारा गया और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए। आर्थिक क्षति दुनिया को काफ़ी हुई। जो यूरोप दुनिया का शासक हुआ करता था, इस समय उसकी शक्ति और दबदबा कम होता हुआ चले गया। और इसी के दौरान, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, अमेरिका का दबदबा बढ़ता हुआ चले गया और वो एक सुपर पावर के रूप में बदलता चले गया। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे हम जानेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। तो आपको विश्व युद्ध प्रथम पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए यूरोप की स्थिति क्या है, क्योंकि यूरोप में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आप सभी को यूरोप के बारे में पता होना चाहिए। जो रेड रेड सर्कल से मार्क किया हुआ ये यूरोप है। इधर है नॉर्थ अमेरिका और इधर है साउथ अमेरिका। इसके यूरोप के नीचे है अफ्रीका। आप सभी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए वर्ल्ड मैप की, ताकि आपको इनकी स्थिति पता होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति से पता लगा पाएंगे आप कि इसकी वर्ल्ड वॉर की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आगे चलते हैं। हम यूरोप को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रमाण है कि उनकी वजह से युद्ध का उत्पत्ति होती है। आप सभी को सबसे पहले पता होनी चाहिए फ्रांस की कंडीशन, और दूसरी पता होनी चाहिए जर्मनी की कंडीशन। अब इन दोनों के बीच में आता है बेल्जियम। आपको इतना पता होना चाहिए फ्रांस और बेल्जियम के बीच में कौन है, माफ कीजिएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन है, बेल्जियम। ठीक है। और फ्रांस की तरफ एक बार और देखिए तो इधर क्या है, इटली। आगे जाके इसका एकीकरण हो जाता है, वो कैसे होगा हम आगे और पढ़ेंगे। और इसकी ऊपर की तरफ आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ना ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लिया, ना ही वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा लिया। इसे कोई मतलब नहीं था पूरी दुनियादारी से। और यू पर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वर्ल्ड वॉर अच्छे से पढ़ पाएंगे और मेरे साथ रिवीजन करते चले, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे समझने में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध से पढ़ने से पहले, यानी कारण पढ़ने से पहले, आपको दो देशों की मित्रता की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और वो दो देश कौन से हैं, रशिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। आप सभी देख पाएंगे जो रूस है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश माना जाता है, आप सभी को पता होगा। और ये जो ऑस्ट्रिया है ये भी आप देख सकते हैं, दोनों की बॉर्डर टच है। इसी से इनके संबंध बहुत गहरे थे, काफी अच्छे मित्र थे। और आप नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों ने यानी दोनों मित्रों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को इस प्रकार से हराया कि वो दोबारा इनकी तरफ युद्ध करने का प्रयास नहीं करता था। ये मैं बात आपको 1850 से पहले की बता रहा हूँ, यानी 1850 से पहले पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। यानी कि उससे पहले ये काफी अच्छे दोस्त थे। अब इन दोनों की दोस्ती में किस तरह से फूट पड़ी, जो ये दोनों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एक मुख्य कारण बन गए इस युद्ध की उत्पत्ति के लिए। तो वो आगे चल के देखते हैं। इन एक युद्ध होता है कर्मीय युद्ध, जो 1853 से 1855 के चलता है। ये क्यों होता है, जो रूस, उसके विरोध में फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की, यानी कर्मिया जो लोग थे वो कौन से थे, जो कर्मिया होते हैं वो तुर्की इलाका था। ठीक है। और वहां पे तुर्की का जो शासन था, इस्लामिक धर्म था, आप सभी को पता है, और तुर्की शासन था। तो वो रोमन जो पादरी वर्ग था उन पर अत्याचार होता था। फ्रांस उनको रोमन पादरी वर्ग कहता था और रूस उनको यूनानी पादरी वर्ग कहता था। यानी कि जो अत्याचार होता था पादी वर्ग के ऊपर तुर्क में, तो रूस कहता था कि उसकी जो देखभाल है या उसे संरक्षण का जो नियम है वो हमें मिलना चाहिए। और यही दावा कौन करता था, फ्रांस करता था। लेकिन बीच में कौन आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है। अब तक ऑस्ट्रिया और रूस दोनों घने मित्र थे, लेकिन ऑस्ट्रिया रूस का पक्ष ना लेकर किसका पक्ष ले लेता है, फ्रांस का। तो रूस को यह बात खटक जाती है कि जो ऑस्ट्रिया मेरा मित्र था उसने मेरा संग नहीं दिया, और ना चाहते हुए भी ये फैसला किसकी तरफ चली गया,
फ्रांस की तरफ। तो रूस का ये मानना था कि अगर ऑस्ट्रिया नहीं आता इसके अंदर, हालांकि ऑस्ट्रिया ने इसमें कोई युद्ध नहीं करा, बस इसका एक तथ्य था जो फ्रांस की तरफ झुक गया था। तो रूस को ये लगा कि मेरा इस हार का कारण ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं है। तो इसी को देखते हुए रूस ने एक नीति करी कि मैं फ्रांस के ऊपर सैनिक कार्रवाई करूंगा। अब आप सभी को सैनिक कार्रवाई से पहले एक चीज और पढ़नी होगी, वो है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध जो 1866 के अंदर हुआ। बिस्मार्क के अंतर्गत इटली का जर्मनी का एकीकरण होता है। कब? 1871 में। और इटली का भी एकीकरण होता है। मैं मैप में अगर आपको और डिटेल में समझाना चाहूं कि फ्रांस और जर्मनी और इटली तीनों आसपास के घने मित्र थे, ठीक है, उस समय। तो बेसिकली इटली अपना एकीकरण कर लेता है और साथ में जर्मनी भी अपना एकीकरण कर लेता है। अब बचता कौन है? ऑस्ट्रिया। तो अब ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा आता है कि अब ऑस्ट्रिया क्या करे भाई। बिस्मार्क के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण हो चुका है, इटली का एकीकरण हो चुका है, और ऑस्ट्रिया जिसका साथ दे रहा था उनका एकीकरण हो गया और ऑस्ट्रेलिया अब अकेला रहेगा। आगे देखते हैं बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ अभियान, यानी कि जो ऑस्ट्रिया था उसने बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ अभियान प्रयास करा, और उस समय एक प्रचलित नारा आया कि पूर्व की तरफ चलो। पूर्व का तात्पर्य था बाल्कन से, यानी कि इसकी जो प्रायद्वीप है उस पर नज़र थी ऑस्ट्रिया की और रूस की भी। अब ये दोनों मित्र नहीं है, ये एक दुश्मन बन चुके हैं इस समय। तो होता ही है कि रूस में सर्ब लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और बाल्कन प्रायद्वीप के अंदर भी कुछ सर्ब जाति के लोग पाए जाते हैं। तो रूस अपने सर्ब लोगों से कहता है कि उन सर्ब लोगों से कहो कि हम सब एक हैं, हमें तुर्की शासन के अंतर्गत नहीं आना है। तो वो सर्ब लोग आंदोलन करते हैं, यानी तुर्की की दास्ता से मुक्ति के लिए सर्ब स्लाव आंदोलन चलाया गया। तो तुर्क क्या करता है, इन आंदोलनों को कुचलता हुआ चलता है। अब आंदोलन कुचलते हुए चलते हैं, अब देखता है कि रूस की भाई आंदोलनों से काम नहीं चल रहा, तो तुर्क खुद इस दास्ता में एंटर करता है और तुर्क को कुचल देता है, ठीक है। अब ये एरिया लगभग रूस के अंतर्गत आ चुका था। होता यह है कि सन स्टीफानो की संधि होती है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को मंजूर नहीं। अब ये संधि क्यों होती है भाई? उस समय ब्रिटेन जैसे साम्राज्य पर 25% अधिकार दुनिया का था, तो वो इतनी बड़ी जीत को कैसे स्वीकार कर सकता था, वो भी किसी और की। अगर खुद की होती तो कर सकता, लेकिन किसी और की जीत को वो कैसे स्वीकार कर सकता था। तो सन स्टीफानो की संधि होती है जिसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को मंजूर नहीं होती। भाई ऑस्ट्रेलिया तो हार चुका था, ऑस्ट्रिया, तो उसको ये संधि कैसे मंजूर हो सकती है? तो ब्रिटेन इतना बड़ा इस साम्राज्य इस तथ्य में एंटर करता है और उसको ये मंजूर नहीं होता। तो ब्रिटेन एक फैसला करता है कि जो बोस्निया और हेर्जेगोविना, यानी जो बोस्निया और हेर्जेगोविना है, ये दोनों किसको मिलेंगे? ऑस्ट्रिया को मिलेंगे। और यही आगे जाके एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं विश्व युद्ध प्रथम की ओर। अब आगे देखते हैं। अब होता यह है कि 1904 में जापान और रूस का युद्ध होता है। बेसिकली इसमें रूस हार जाता है और जापान जीत जाता है। रूस की एक बहुत बड़ी हार होती है। रूस सोचता है कि मेरी इस हार का भरपाई मैं कैसे करूं। तो रूस आता है इन दोनों बंदरगाह की तरफ। कौन से बंदरगाह? बॉस्फोरस और डार्डेनल्स, ये दोनों बंदरगाह हैं। तो रूस की नज़र इन पे है और रूस देखता है कि ऑस्ट्रिया की नज़र अभी किन पर है? बोस्निया और हेर्जेगोविना, यानी कि इन दोनों की। ब्रिटेन ने अभी सिर्फ इनको इनके अंतर्गत नहीं किया है कि ब्रिटेन द्वारा कि भाई आपका पूरा कब्जा इसके ऊपर हो चुका है, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रिया को सिर्फ एक मंजूरी दी गई है कि आपका इन पर थोड़ा बहुत शासन है। तो ऑस्ट्रिया चाहता है कि इसका पूरा शासक बोस्निया और हेर्जेगोविना पर हो जाए, और रूस चाहता है कि ये दोनों बंदरगाह मुझे मिल जाए। अब आगे चलते हैं 15 सितंबर
1908। आगे देखते हैं 15 सितंबर 1908। ऐसा क्या होता है जो स्वोलेस्की रूस के मंत्री और एरेनाथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, ठीक है, दोनों विदेश मंत्री हैं ये। इन दोनों के बीच में एक यानी कि एक बैठक होती है। वो क्या होती है? संधि के लिए। वो संधि कैसे होती है? 5 अक्टूबर 1908 यानी कि जो बोस्निया और हेरोगोविना ऑस्ट्रेलिया में मिलने की घोषणा होती है। वो कैसे? मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया है कि रूस की नज़र किन पे है? इन दो बंदरगाह पे, डार्डनलेस और बॉस्फोरस। और ऑस्ट्रिया की पूरी नज़र किस पे है? बोस्निया और हेरोजोवनेस पे। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि ये दोनों पर मेरा पूरा शासक हो, और रूस चाहता है कि इन दोनों बंदरगाह को मुझे मिल जाए। तो रूस कहता है कि भाई तुम मुझे ये दोनों बंदरगाह दे दो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, क्योंकि रूस ने कहीं ना कहीं इस युद्ध को थोड़ा बहुत जीता हुआ था। तो रूस एक करता है कि भाई मुझे ये अपनी दो बंदरगाह दे दो और आप वो दोनों ले लो। तो इस संधि में क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया छल कर देता है। दोनों बोस्निया और हेर्जेगोविना अपने अंतर्गत तो कर लेता है, लेकिन अब ऑस्ट्रिया को दोनों बंदरगाह भी देने चाहिए थे रूस को, लेकिन वो नहीं देता है। ये छल कर देता है कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब रूस कहता है कि भाई आपने जो मेरे संग करा है वो गलत करा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग करूंगा, और मांग उसने उठाई भी। तो बीच में आता है जर्मनी। हे रूस, जो तुमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की है ये नहीं होगा। यानी इस मामले को जर्मनी ने ठंडा कर दिया। अब रूस करता भी तो क्या? वो हारा हुआ था, हर जगह से हार रहा था। उसकी शक्तियां, उसकी ताकत, उसका दबदबा कम होते हुए चले गया। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब आते हैं फ्रांस जैसफिर, जो ऑस्ट्रिया के शासक थे। इनके 3 बेटे थे, वो तीनों ही नालायक। एक भी इनके बाद ऑस्ट्रिया को संभालने वाला नहीं था। तो बेसिकली होता क्या है? इसके भाई का बेटा आर्कड्यूक फर्डिनांड, यानी कि उसको ये कहता है कि अगला शासक ऑस्ट्रिया का वही होगा और वही राज करेगा मेरे बाद। तो ये बात है 1910 की। आर्कड्यूक की शादी हो जाती है और उसका एक परिवार बसता हुआ चले जाता है। 1914 चाचा यानी कि फ्रांस जैसफिर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी को पता था कि हमारा अगला शासक कौन है, वो था आर्कड्यूक। अब आर्कड्यूक क्या करता है? अपनी वाइफ को लेकर पूरी बग्गी पर तानाशाही जैसे करके पूरे ऑस्ट्रेलिया हंगरी की राउंड करता है, यानी कि घूमता है उसके साथ। इसके गुप्तचरों ने इसे पहले भी कहा कि इसके ऊपर 3 बार हमले पहले हो चुके थे कि सर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाना है। गैब्रिएलो प्रिंसिप, ये जो फायर कर रहे हैं ये गैब्रिएलो प्रिंसिप है। बेसिकली होता क्या है मैं बता चुका हूँ, ये कौन है? ये फ्रांस जैसफिर के भाई का बेटा है, ठीक है। अब ये फायर क्यों होती है? एक ब्लैक हैंड कमीशन करके एक स्ट्रेटजी, एक नियम आता है जो सबरिया के लोगों के द्वारा होता है कि भाई तुम हमें इस युद्ध में नहीं आना चाहिए था और हम आ गए, ठीक है। बेसिकली वो सर्ब यानी सबरिया एक ही बात है। जो मैं पहले बता रहा था सबरिया जाति या सर्बी जाति, वो भी एक ही बात है। और सर्बिया के पीछे यानी सर्बिया कौन, इसका मित्र कौन था? रूस। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया यानी रूस जो था वो हार चुका था, तो उसने बदला लिया सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यानी ऑस्ट्रिया से, ठीक है। उसने इस शासक को यानी आगामी शासक को उसने मरवा दिया। अब पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी चिंतित में हो चुका था कि हमारा शासक कौन है और हमारे राज्य को कौन संभालेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। त्रिपक्षीय संधि होती है 1822 में। जर्मनी, इटली
और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साथ में, माफ़ कीजिएगा ये कॉमा नहीं है, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा 1822 के टाइम पर जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी की त्रिपक्षीय संधि होती है। ये त्रिपक्षीय संधि कैसे होती है कि भाई जर्मनी पर हमला होगा तो इटली और ऑस्ट्रेलिया को भी आना पड़ेगा, और ऑस्ट्रिया पर हमला होगा तो जर्मनी और इटली को आना पड़ेगा। यानी कि अगर तीनों में से किसी पर भी हमला होगा तो दोनों को साथ देना पड़ेगा। सेम चीज एंटेंट कॉरिंडेल, यानी एंटेंट का मतलब होता है मित्र, फ्रेंडशिप, ठीक है, जिसे फ्रेंड बोलते हैं। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी यही संधि होती है, सेम इसी प्रकार की। और 1907 में कौन शामिल हो जाता है इसमें? रूस हो जाता है इस ट्रिपल एंटेनेंट में, यानी कि त्रिपक्षीय संधि। इन्हीं को ही मित्र देश के रूप में माना गया। जो जो इनसे जुड़ता गया वो मित्र देश में आता गया। अब क्या होता है, 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। वो क्यों करा था आप सभी को पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि सर्बिया लोगों के द्वारा ऑस्ट्रिया के आगामी शासक को मार दिया गया। वो किसने मारा? गैब्रिलो प्रिंसिप ने। यानी कि रूस ने इस तरह से भड़काया सर्बिया के लोगों को कि आपको जो भी दिखे, ऑस्ट्रेलिया के तुर्क लोग जो भी दिखे उन्हें आप बंदूक से उड़ा दो, आप अपने हथियार अपने हाथों में ले लो। तो उन सब ने वही करा। अब सर्बिया सोच रहा था भाई रूस का मेरे पास इतना अच्छा सपोर्ट है तो मैं क्यों ना करूँ, मैं वैसे भी हार रहा हूँ, मैं दबाव में आ चुका हूँ, तो मुझे एक प्रयास करना चाहिए। वो करता है और उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जो आगामी प्रिंस है, ऑस्ट्रिया का जो आगामी प्रिंस है, वही मारा गया। तो 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण होता है और जर्मनी भी आ जाता है। अब जर्मनी क्यों आता है? आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि ऑस्ट्रेलिया अगर हमला करेगा या उस पर हमला होगा तो इन दोनों को साथ देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जर्मनी भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब भाई सर्बिया एक छोटा सा बालक जिस पर युद्ध हो जाता है, तो वो कहता है कि भाई रूस, तूने ही मुझे इस युद्ध में फंसाया तो तू मेरी मदद कर। तो रूस की मदद मांग लेता है कौन? सर्बिया। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी की मदद मांगी। भाई उन तीनों की संधि थी 1882 की, ठीक है। अब होता क्या है, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस और रूस ने जर्मनी की पर हमला कर दिया। बेसिकली मैं बताना चाहूंगा 3 अगस्त 1914 को फ्रांस और रूस ने किस पर हमला कर दिया? जर्मनी पर। मैं आप सभी को एक बार मैप के दौरान और अच्छे से समझा देता हूं। इस मैप में समझिए, जो फ्रांस है इसने और रूस ने इस तरफ से हमला किस पे कर दिया? जर्मनी पे। तो जर्मनी ये सोचता है कि मैं हमला कर देता हूँ बेल्जियम पे, ये छोटा सा है, इसको मैं अपने अंतर्गत कर लूंगा, फिर मैं फ्रांस के अंदर एंटर कर जाऊंगा और फिर मैं बाद में रूस को देख लूंगा। लेकिन अभी जर्मनी को किन्होंने घेरा हुआ है? फ्रांस ने और रूस ने, ठीक है, दोनों ने इसको बीच में घेरा हुआ है। आगे देखते हैं, जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, इसमें बता चुका हूं। 8 अगस्त 1914 बेल्जियम का सहयोग करने के लिए ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोला। ये क्यों खोल रहा है भाई? ब्रिटेन अब तक शांत था, अब ब्रिटेन को क्या हो गया जो एकदम आ गया। अब इनकी भी एक संधि होती है, ब्रिटेन की और बेल्जियम की को होती है लंदन संधि 1839, यानी 1839 की लंदन संधि जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बारी होती है ऑटोनम साम्राज्य के ने रूस से दुश्मनी होने से की वजह से हिस्सा लिया। अब ऑटोनम साम्राज्य यानी कि जो तुर्की वर्ग था इस समय, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, इस समय जो ऑटोनम साम्राज्य था वो हार रहा था, ठीक है, उसकी दुश्मनी रूस से थी पहले से ही। तो वो रूस से दुश्मनी होने कारण इससे किस पर हिस्सा लिया? किसमें? युद्ध में, ठीक है। इटली मौका देकर बदल गया और ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया। बेसिकली क्या होता है, इटली को साथ किसका देना चाहिए? आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि भाई
इटली का साथ देना चाहिए जर्मनी को और ऑस्ट्रिया का, लेकिन वो बदल जाता है और वो किसकी तरफ हो जाता है, ब्रिटेन की तरफ। भाई ब्रिटेन सबसे बड़ा शासक उस समय, तो वो देखता है कि भाई ब्रिटेन की तरफ मैं झुक जाता हूँ और वो पलट जाता है। अब ब्रिटेन इस युद्ध में आता है तो वो क्या करता है, कनाडा, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका और भारत से सैनिक ब्रिटेन मंगवाने लगा। भाई उस समय गांधी जी आए थे, तो गांधी जी के जो ब्रिटेन के लोग थे वो कहते हैं कि इस युद्ध से हमें लड़ना चाहिए क्योंकि ये एक हमारे लिए आवश्यक है, और ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि हमारी आत्मसम्मान का युद्ध है, हमें लड़ना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, 7 मई 1915 में, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ें और अपनी नोट्स को हाईलाइट करें। 7 मई 1915 को लेसुतुनिया जहाज में 1153 लोग शामिल थे, जिसमें यूएसए के 128 लोग भी शामिल थे। तो जर्मनी क्या करता है भाई, कहता है जो भी लोग समुद्री मार्ग से हमारी तरफ युद्ध के लिए आ रहे हैं, जो सहयोग के लिए आ रहे हैं, उन्हें मार दिया जाए। तो जर्मनी क्या करता है, समुद्र में अपनी पेंडुनिम यानी कि पेंडु जो होता है वो उतार देता है और सारे जहाज़ों को तबाह करने पर उतर जाता है। जो लुसुतुनिया जहाज है ये एकमात्र पैसेंजर जहाज था। उस समय यूएसए यानी कि अमेरिका के 128 लोग मारे गए। बेसिकली अभी तक भी इस युद्ध में सबसे ज्यादा मजे जो ले रहा था वो देश था अमेरिका, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं था अब तक। जिसको हथियार चाहिए, कोई से भी हथियार जिसको भी चाहिए अमेरिका से लो, और यही सबसे बड़ा कारण बना था उसके सुपर पावर बनने का। अमेरिका ने इतने हथियार बेचे और उसने उस समय तक इतना पैसा कमाया, जिस देश को जितने हथियारों की जरूरत पड़ी है अमेरिका से लो। तो अमेरिका के 128 लोग इसमें भी आ रहे थे। अब 128 लोग इसमें अमेरिका के जहाज में मर जाते हैं, तो अब अमेरिका एक्टिव हो जाता है कि भाई मेरे भी लोग मर गए, अब मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। अब आपको देखता हूं द अलाइड वर्सेस द सेंट्रल पावर। ठीक है, अब द अलाइड के अंदर कौन था, यूके था, अमेरिका था, इटली, फ्रांस और बेल्जियम। ठीक है, और सेंट्रल पावर में कौन कौन से थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और ऑटोनम साम्राज्य। ठीक है, अब यूके भी हिस्सा ले चुका है, यूएसए भी ले चुका है, इटली भी ले चुका है, फ्रांस भी ले चुका है, बेल्जियम भी ले चुका है। ठीक है, और जो सेंट्रल पावर है उन पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोनम साम्राज्य पर एक दबाव बढ़ता चले गया। तो बेसिकली यह युद्ध चलता है 1918 तक। इसके बीच में ही एक रूस क्रांति होती है। वो क्यों होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब उनको जानते हैं हम। 1915 की रूस क्रांति में जार निकोलस द्वितीय का तख्ता पलट लेनिन के नेतृत्व में हुआ। अब तख्ता पलट का मतलब होता है जो शासक शासन कर रहा है उसे उस गद्दी से हटाना और किसी और का शासक या शासन पर आना। तो बेसिकली इसलिए होता है, जो निकोलस द्वितीय हैं वो लेनिन उनसे कहता है, ये लेनिन है, ठीक है, ये कौन है, लेनिन। लेनिन उनसे कहता है कि हमारा इस युद्ध में कोई मतलब नहीं था आने का, हमें बंदरगाह नहीं मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने इस युद्ध में हमें जबरदस्ती ढकेला। तो उसका तख्ता पलट जाता है और लोग लेनिन की बातों में सहमत हो जाते हैं कि इस महायुद्ध में हमें ढकेला गया, वो किसके द्वारा, चार्ल्स निकोलस द्वितीय के द्वारा। तो मार्च 1918 को क्या होता है, रूस और जर्मनी के बीच में शांति प्रस्ताव हो जाता है कि भाई रूस कहता है कि हमें नहीं लड़ना और जर्मनी कहता है हमें भी नहीं लड़ना, क्योंकि जो रूस के नेता हैं जार निकोलस वो हार मान चुके हैं, उनका तख्ता पलट चुका है, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। ठीक है, अब 11 नवंबर 1918 को क्या होता है, जो केसर विलियम है जो जर्मनी के शासक है वो आत्मसमर्पण करके हॉलैंड भाग गया। यानी कि 11 नवंबर 1918 में विश्व युद्ध प्रथम समाप्त हो जाता है। तो बेसिकली हुआ कैसे, जो रूस था, भाई युद्ध किन के बीच में हो रहा था, रूस के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच में, और ऑस्ट्रिया का सहयोग कर रहे थे जर्मनी और इटली, रूस का सहयोग कर रहे थे ब्रिटेन। ठीक है, तो होता ये है कि भाई जो रूस लड़ रहा था वो पीछे हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि जो जार निकोलस है उनका तख्ता पलट हो जाता है। तो 11 नवंबर 1918 को ये होता है कि केसर विलियमसन जो जर्मनी के शासक हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं और नहीं लड़ पाऊंगा।
ठीक है, तो वो कहाँ भाग जाता है, हॉलैंड भाग जाता है। यानी आप सभी को क्वेश्चन आ सकता है कि 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ। जो 11 नवंबर 1918 को होता है वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हुई मौत, यानी कि कितनी मौतें होती हैं। रूस की 17 लाख मौत होती है, जर्मनी की 22 लाख, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के 18 लाख लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के 8 लाख लोग मारे जाते हैं, फ्रांस के 17 लाख, इटली के 10 लाख, और जो सर्बिया था उसके 7 लाख लोग मारे जाते हैं, और बुल्गारिया के 6 लाख, ऑस्ट्रिया ऑटोमन साम्राज्य के 20 लाख, और अमेरिका के 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। अमेरिका का योगदान आप सभी देख पा रहे होंगे कि अमेरिका का योगदान कब से चालू हुआ, जब से लूसतूनिया जहाज जर्मनी के द्वारा डुबाया गया। क्योंकि उससे पहले तो उसे कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए उसके सबसे कम लोग मरे, क्योंकि अब तक तो वो पैसा छापने में लगा हुआ था। इसी दौरान अमेरिका सुपर पावर बनते हुए चले गया और उसका दबदबा बढ़ता हुआ चले गया, क्योंकि बाकी सारे देश युद्ध लड़ रहे थे और अपने हथियारों को लड़ा रहे थे, हथियार खराब हो रहे थे, हथियार नए मंगाए जा रहे थे। वो नए मिल कहाँ से रहते, वो थे अमेरिका से। तो अमेरिका के इसलिए इससे कम लोग मरते हैं, कितने, 1.5 लाख लोग। अब बात आती है अलाइड पावर की और सेंट्रल पावर, जिसे दूरी राष्ट्र भी कहा जाता है। जो अलाइड पावर थे उसके 52 लाख सैनिक की मौत होती है, जो सिविलियंस 1 करोड़ से प्लस मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल होते हैं। ठीक है, सेंट्रल पावर आप सभी को पता है, दूरी राष्ट्र कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोनम साम्राज्य। अब बेसिकली होता क्या है, अब इस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारा पैसा खर्च हुआ, इतना सारा हानि हुई, उस युद्ध की भरपाई कौन करेगा। 27 देशों का संगठन इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था, लेकिन जो बड़ी पावर है यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, तीनों ने ही मिलकर जर्मनी को इस युद्ध का, यानी कि मैं कहना चाहूंगा इस युद्ध का प्रमाण घोषित कर दिया। यानी कि सिर्फ इन तीनों का मानना था कि जो युद्ध हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ। तो इस युद्ध में जितना भी धन, जितने भी देशों को सबसे ज्यादा जो अलाइड पावर्स हैं उनकी, मतलब जो अलाइड पावर है वो जीते हुए हैं, जो सेंट्रल पावर है वो हार चुके हैं। तो जितने भी अलाइड पावर है उन सबके धन की नुकसान कौन करेगा, वो जर्मनी करेगा। मतलब जितना भी धन अलाइड पावर का खर्च हुआ है उनको कौन देगा, जर्मनी देगा। भाई जर्मनी के लिए सैनिक क्षमता कर दी गई, 1 लाख लोग से ज़्यादा ये अपने सैनिक दल नहीं रख सकता, क्योंकि इसके ऊपर एक ये कर दिया गया कि भाई ये कभी भी किसी से लड़ सकता है। जर्मनी का हिस्सा फ्रांस और पोलैंड को दे दिया गया। अब ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसके टुकड़े करने चालू कर दिए, ताकि एक बिल्कुल निर्जीव वस्तु होती है उस प्रकार पड़ा रहे। अब आते हैं सेंट जर्मनी संधि 10 सितंबर 1919 में क्या होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को तोड़ा गया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी को क्यों तोड़ा गया, वो इसलिए तोड़ा गया, यानी कि जो ऊपर का क्षेत्र है वो किसी और को दे दिया, नीचे का क्षेत्र किसी और को, इधर का क्षेत्र किसी और को, इधर का क्षेत्र किसी और को। वो इसलिए तोड़ा गया क्योंकि हार चुके थे। अब हार गए तो बड़े, जैसे अलाइड पावर ने सोचा कि हमें इन पर कब्जा करना चाहिए, हमारा और दबदबा बढ़ाना चाहिए, तो इनके टुकड़े करने चालू कर दिए। एक और संधि होती है ट्रीटी ऑफ सर्व्स 10 अगस्त 1920 में, ऑटोनम साम्राज्य को तोड़ा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इनको तोड़ा क्यों जा रहा है, इनको तोड़ा इसलिए जा रहा है कि अपनी जो साम्राज्यवाद है उसको बढ़ाया जा रहा है, अपनी सीमा में शामिल किया जा रहा है, और साथ में ही अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका पहले से ही पावरफुल बन चुका है, इस समय तक अमेरिका सुपर पावर बन चुका है बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो अब वो बड़े पक्ष में है तो उनकी बात इनको मारनी पड़ेगी। ये ऑटोमन साम्राज्य भी तोड़ा गया अलग अलग प्रकार से। लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय भागीदारी इस युद्ध में क्या रही, आप सभी को मैं बता दूं, भारत की भागीदारी 12 लाख लोग इस युद्ध में शामिल होते हैं भारत के, और जो काफी बड़ी भूमिका थी। और हालांकि हमने ब्रिटेन का साथ दिया इस युद्ध में, और हमें ब्रिटेन की युद्ध के साथ देने से ही हमें बहुत काफ़ी निराशा मिली, क्योंकि हमारा इस युद्ध में कोई मतलब नहीं था। बस ये मतलब था कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यानी कि ब्रिटेन उस समय 25% साम्राज्य पर शासक करता था, तो हमें गुलाम थे, तो हमें शासक की बात माननी पड़ी और हमें इस युद्ध में झोंका गया। हमारे 12 लाख लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया,
अगर कोई आपसे कहे कि भारत का कोई योगदान नहीं था तो उनसे कह देना कि हमारे 12 लाख लोग इसमें योगदान हुए। और मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो इंडिया गेट है दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। वो इंडिया गेट इन्हीं 12 लाखों के जो लोग मरे गए उन्हीं की याद में बनाया गया। यानी कि वो ब्रिटेन द्वारा बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? ताकि इंडिया को थोड़ी संतुष्टि दे सके कि हमने जो लोग मरे उनके लिए काफ़ी श्रद्धांजलि वाला काम करा। लेकिन ऐसा ना समझें, उन्होंने काम करा वो अपनी जगह है। बेसिकली होता ही है, जो लोग मर जाते हैं, अगर आप इंडिया गेट कभी जाओ तो ध्यान से देखना, उस गेट पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हों की मृत्यु होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? इसी प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी गई। ठीक है, मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसी के अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध का जन्म हुआ। यूएसए का दबदबा बढ़ा। मैं आप सभी को पहले से ही बता रहा हूं कि अब तक सबसे ज्यादा मजे किसने लिए? अमेरिका ने। और अमेरिका का दबदबा भी बढ़ा और वो सुपर पावर के एक रूप में बदलता हुआ चले गए। महिला की स्थिति में सुधार हुआ। अब महिला की स्थिति में क्यों सुधार हुआ? भाई जो पुरुष वर्ग था वो युद्ध में झोंका गया। अब काम करता तो करता कौन? तो महिलाओं को बुलाया गया कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। तो महिलाओं ने कहा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो महिलाओं की इस समय उत्पत्ति होती है। आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि इस युद्ध के दौरान ही महिलाओं की उत्पत्ति होती है। अब मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस युद्ध किन की वजह से होता है। जैसा कि अलाइड पावर ने कह दिया कि इस युद्ध का जिम्मेदार कौन है? जर्मनी। लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के जिम्मेदार कौन है? तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड वॉर 2 की अपलोड वीडियो होने वाली है कुछ समय में। अगर आपको सहयोग देना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।